केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सेंकाली। क्या आपने देखा, अदालत से आरोप तय किए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा? क्या आपने देखा एनडीए के जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने क्या क्या दांव चला? क्या आपको पता है कि तेजस्वी से राहुल गांधी मिले या फिर नहीं? बिहार चुनाव से जुड़ी हर वो खबर जो आपने देखने से पहले चूक गए हैं या नहीं देख पाए हैं, हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात लालू फैमिली पर आए बड़े संकट की। आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव पर अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं, तो अब बारी लैंड फॉर जॉब मामले की भी है। हालांकि इसकी सुनवाई 10 नवंबर को होगी, लेकिन इसमें भी लालू एंड फैमिली फंसी तो बिहार में चुनावी दंगल में उनका मंगल शायद ही हो पाएगा। जिस करप्शन के दाग को धुलने के लिए तेजस्वी यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वो दाग फिर से जनता की नजरों में भी चुभने लगेगा और वोटों का गुणा गणित कर रही आरजेडी को नुकसान काफी ज्यादा उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि चुनाव के बीच अब ये माना जा रहा है कि महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट दिखाता है। एक तरफ सीटों की माथापच्ची, दूसरी तरफ कोर्ट के चक्कर। चुनाव से पहले खुद को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लालू फैमिली को आईआरसीटीसी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। आरोप तय हुए तो आरजेडी की हवा टाइट हो गई, इसलिए क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल किए जाने लगे हैं, जबकि 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतलब जनता के सामने अपना एजेंडा रखने का समय कम है। लेकिन लालू एंड फैमिली या कहें आरजेडी के सामने मुश्किल ये है कि जिस आईआरसीटीसी मामले में वो अब तक जनता को घुमाते आ रहे थे, उसमें आरोप तय होने के बाद आरजेडी का खेल बिगड़ जाएगा। कैसे, ये भी समझिए। एनडीए के घटक दल आरजेडी को इस मामले में घेरेंगे। तेजस्वी की छवि पर दाग लगने से युवा मतदाताओं का भरोसा उठेगा। आरजेडी से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की उम्मीद टूटेगी। तेजस्वी और उनके नेताओं को अदालत के आरोपों का जवाब देना भारी पड़ेगा। अदालत के आरोप तय होने पर असर आरजेडी की जीत की उम्मीदों पर पड़ेगा। बहुत मुमकिन है कि इससे आरजेडी की संभावित सीटें घट भी जाएं। लगातार 20 सालों से भ्रष्टाचार ही मुद्दा बन रहा है और उसी बेस पर ही वहाँ एनडीए की सरकार बन रही है। बीच बीच में थोड़ा सा नीतीश कुमार जी गड़बड़ जरूर करते रहते हैं, लेकिन इसका जो मुद्दा है ये आप जरूर देखेंगे जब भी बड़े नेताओं की रैली होगी, उन रैलियों में यही भ्रष्टाचार का मुद्दा बनेगा। और चूंकि अब अदालत ने आरोप तय कर दिए गए हैं, तो अब इस आरोपों के आधार पर ट्रायल होगा और उस पर सजा का प्रावधान है और उसमें क्या सजा होती है उसमें समय लगेगा, लेकिन चुनाव के दौरान ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। गौर करने वाली बात यह है कि आईआरसीटीसी मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अब 10 नवंबर को लैंड फॉर जॉब मामले में भी सुनवाई होगी, जबकि बिहार के दूसरे चरण का मतदान उसके अगले दिन यानी 11 नवंबर को होना है। अगर लैंड फॉर जॉब मामले में भी अदालत ने लालू एंड फैमिली को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो चुनाव के दौरान आरजेडी के लिए किसी बड़े सेटबैक से कम नहीं होगा। लेकिन रस्सी टूट गई मगर बल नहीं गया। आईआरसीटीसी मामले में तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय हुए तो कोर्ट केस को तूफान बताते हुए वो खुद का ही महिमा मंडन करने लगे। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। लालू यादव एंड फैमिली के खिलाफ आज 2 मामले में सुनवाई होनी थी। पहला केस आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा हुआ था। लालू यादव पर रेल मंत्री रहने के दौरान
2 होटलों के रखरखाव की गड़बड़ी और करप्शन का आरोप है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि क्या है IRCTC घोटाला। 2 होटलों का ठेका गलत तरीके से प्राइवेट कंपनी को दिया गया। सुजाता होटल्स नाम की निजी फर्म को ठेका दिया गया। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई ताकि सुजाता होटल्स को ठेका मिल सके। ठेके के बदले लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी संपत्ति को बहुत कम कीमत पर बेशकीमती जमीन दी गई। जमीन का मार्केट प्राइस 94 करोड़ था, जबकि उसे सिर्फ 65 लाख में ट्रांसफर किया गया। घोटाले पर कोर्ट ने लालू यादव और उनकी फैमिली को आड़े हाथों लिया। अदालत ने कहा कि लालू यादव ने मिलकर साजिश की, सरकारी पद का गलत फायदा उठाया, टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की, जमीन का हक राबड़ी तेजस्वी को देने की साजिश की। लालू राबड़ी पर धारा 420 के तहत आरोप तय हुए। आरोपी साजिश के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरा केस जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से जुड़ा हुआ है। इस केस की सुनवाई 10 नवंबर तक टल गई है, लेकिन विपक्ष यानी एनडीए और उसके घटक दल अभी से तेजस्वी और फैमिली को आड़े हाथों लेने लगे हैं और कथित करप्शन को लेकर सवाल दागने लगे हैं। आज कोर्ट ने आरोप तय किए। ये आरोप बहुत गंभीर है। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी और तो और 420 भी है। तो पहली कहानी तो ये है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। बात करप्शन की हुई तो लालू यादव की पार्टी और उनके सहयोगी मैदान में कूद गए। करप्शन के आरोपों से बचने के लिए बीजेपी पर समाज में नफरत फैलाने के आरोप लगाने लगे, जबकि करप्शन का मुद्दा बिहार के विकास से जुड़ा है, वहां की जनता की उन्नति से जुड़ा है। ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। आरोपी तो सब पर तय होते रहते हैं। कोर्ट के निर्णय में मैं कोई दखल नहीं दूंगा। हम लोग के पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग वहां जाएंगे। इसमें कौन बहस है भाई? हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट निर्णय का साजिश तो चलती रहती है। चुनाव से पहले आरजेडी को इतना बड़ा झटका यकीनन चुभ रहा होगा। चुनाव से पहले करप्शन का आरोप। अब सवाल ये है कि इन आरोपों का बिहार के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। क्या आरजेडी को मिले भ्रष्टाचार के टैग के बाद जनता तेजस्वी यादव को नकार देगी या फिर जाति के खातिर करप्शन को हाशिए पर रखकर लालटेन पर भरोसा जताती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महागठबंधन के बाद अब बात एनडीए की। एनडीए में सीटों की पसंद को लेकर के अभी यहां पर जो लोगों की राय शुमारी है, रसाकसी है, वो जारी है। तो वही दूसरी ओर महागठबंधन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी सीटों को लेकर के मंथन ही हो रहा है, एक राय नहीं बन पाई है। वीआईपी के अपने दावे हैं तो कांग्रेस की भी अपनी लंबी डिमांड है और आरजेडी इन दावों पर तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे, पूरे दिन राहुल से मुलाकात की कोशिश होती रही या नहीं हुई, कोई खबर ही नहीं आई। अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर महागठबंधन में सीटों की गांठ कैसे खुलेगी, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि गांठ को खोलेगा कौन। रिपोर्ट देखिए। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए रविवार को दिल्ली रवाना हुए। सोमवार को सुनवाई हुई। कयास लगाए जा रहे थे कि इस दौरान राहुल और तेजस्वी की मुलाकात होगी, महागठबंधन में पड़ी सीटों की गांठ सुलझ जाएगी। लेकिन अब तक महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है। बिहार की सत्ता के सेंटर में बैठने के लिए जो लड़ाई चुनाव के ऐलान के बाद शुरू हुई थी, उस लड़ाई में अब इंडी अलायंस एनडीए गठबंधन से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है।
एक तरफ एनडीए गठबंधन में रविवार को ही सीट बंटवारे का ऐलान हो गया, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट वाला इंडी गठबंधन कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। अभी तक यहां सीटों को लेकर संशय के बादल ही दिखाई दे रही हैं। एनडीए का सीट बंटवारा हो चुका है, आप लोगों का बचा हुआ वो भी हो जाएगा, आजकल में जल्दी ही हो जाएगा। सब सारी तैयारी हो चुकी है और जल्दी हो जाएगा। कहने को तो इंडिया गठबंधन वाले ये भी कह रहे हैं कि आज या कल में सब फाइनल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। आरजेडी की अपनी डिमांड है और कांग्रेस की अपनी शर्त, और महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन के उभरी है मुकेश सहनी की वीआईपी। महागठबंधन में कहां पेच? आरजेडी 135 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। आरजेडी दफ्तर में पार्टी उम्मीदवारों को फोन जाने लगा है। कांग्रेस भी 60 से 65 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। मुकेश सहनी भी सीट शेयरिंग में अपना दबदबा चाहते हैं। लेफ्ट भी 30 सीटों पर लड़ने का मन बना रही है। लेफ्ट ने तो अपने सिंबल बांटने भी शुरू कर दिए हैं। कोई पेच नहीं, ऑल इज वेल, सब हो गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। मुकेश सहनी भी कहा जा रहा है कि नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। महागठबंधन के अलायंस जो है वो ऑल इज वेल है और कल घोषणा हो जाएगी। लिस्ट सीट शेयरिंग के फाइनलाइजेशन के बाद, गठबंधन के बाद लिस्ट भी आई। लोगों को ज्यादातर ये उम्मीद है कि अल्लाह वरू कांग्रेस को नुकसान नहीं होने देंगे, कांग्रेस की बलि नहीं चढ़ने देंगे, तो सीटें मिलेगी 60 से ज्यादा। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास। लेकिन सीटों के बंटवारे पर मुहर नहीं लग पाई है, जिसका रास्ता राहुल और तेजस्वी के बीच बैठक से निकलने के कयास थे। वही सीटों की डिमांड पर अड़ी वीआईपी अब तेजस्वी की जगह कांग्रेस आलकमान से बात करने के मूड में है। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव होने हैं। नामांकन के लिए महज 4 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में सवाल है कि 100 घंटे से भी कम समय में महागठबंधन सीटों की टेंशन कैसे सुलझाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर एनडीए में भी सीटों का बंटवारा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, उसे साफ साफ लग रहा है कि अभी भी ऑल इज वेल वाले हालात नहीं बने हैं। खबर तो यहां तक है कि जेडीयू के साथ बीजेपी भी कुछ सीटों को लेकर के सहमति दोनों के बीच नहीं बन पाई है। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या अलायंस पॉलिटिक्स का पेच एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है? रिपोर्ट देखिए और खुद समझिए। एनडीए में सीटों का बंटवारा। नॉमिनेशन के ठीक पहले जो है सभी उम्मीदवारों की घोषणा पांचों दल करेंगे। चिराग का दिखा दम। मांझी कुशवाहा खफा खफा। एनडीए में ऑल इज वेल। बिहार की 243 सीटों में से कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा कि तय होने में काफी जद्दोजहद हुई। बीजेपी और जेडीयू के बीच तो सहमति बनने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इतनी सीटें मांग रहे हैं जिस पर बीजेपी तैयार नहीं थी। करीब एक हफ्ते तक एनडीए के घटक दलों में बैठकों का दौर चला। रविवार को एनडीए की तरफ से दावा किया गया कि आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा हो गया, जिसके तहत बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटों का ऐलान किया गया। चिराग पासवान की एलजेपी को 29 सीट, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के दलों को 6 सीटों का ऐलान किया गया। एनडीए की तरफ से ऑल इज वेल और आपसी सहमति के दावे के अगले दिन सोमवार को जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की ओर से सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए गए जो साफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों दल 6 सीट मिलने से खुश नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। कुशवाहा की पोस्ट से साफ है कि वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 15 सीटों की उम्मीद पाले थे। कुशवाहा जैसे ही निराशा
मांझी के बयानों में भी दिखी। एनडीए के एकजुट होने की बात तो मांझी कह रहे हैं, लेकिन चेहरे के हाव भाव खफा खफा से लगे, क्योंकि उनकी पार्टी भी 15 सीटों की मांग पर अड़ी थी। एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। बीजेपी का दावा है कि सीट बंटवारे पर सब सकारात्मक और अच्छा है, क्योंकि एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों की नॉमिनेशन की तारीख 15 से 18 अक्टूबर घोषित कर दी गई है। 15, 16, 17, 18 अक्टूबर को सभी उम्मीदवार पूरे बिहार के अंदर सभी जिला में नामांकन करेंगे और नामांकन के लिए पूरे बिहार के हमारे और देश के नेता जो है अलग अलग जिला में मौजूद रहेंगे और 15 तारीख को नॉमिनेशन के पहले या 15 को नॉमिनेशन के ठीक पहले जो है सभी उम्मीदवारों की घोषणा पांचों दल करेंगे। सीट बंटवारे में चिराग पासवान का दम देखने को मिला। लोजपा ने पहले 40 सीटों की मांग की, फिर 30 सीटों पर अड़ी रही। आखिर में सीट बंटवारे में उसे 29 सीटें मिली। सवाल है कि क्या चिराग बीजेपी पर दबाव बनाने में सफल रहे? कहा जा रहा था कि चिराग के कार्यकर्ता अकेले लड़ने की धमकी दे रहे थे। लोकतंत्र के महापर्व में सब अपने अपने हिसाब से करते हैं और एक चीज़ है कि बिहारियों के सम्मान का, उत्थान का संकल्प ये लोकतंत्र का महापर्व में बिहार की जनता, माँ भारती की जनता पूरी तरह से निभाएगी। अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी स्वाभिमान और समृद्धि का प्रतीक बनेगा। खबरें ये भी हैं कि जेडीयू में भी एक खेमा सीट बंटवारे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और अंदर खाने चर्चा है कि कुछ सीटों पर अदला बदली की मांग पर दोनों दलों में चर्चा जारी है और शायद इसीलिए सोमवार को होने वाली एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। सवाल है कि सीट बंटवारे का आंकड़ा बदलेगा या फिर कुशवाहा और मांझी को 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो टिकटों को लेकर इस तरफ या उस तरफ अभी भी पेच फंसा हुआ है। तस्वीर साफ तो हो गई है, लेकिन पूरी साफ नहीं हो पाई है। एनडीए और इंडी में संशय के हालात हैं, तो वही पीके यानी प्रशांत किशोर अपनी रणनीति के मुताबिक लगातार काम कर रही हैं। वो अखिलेश यादव के पीडीए वाले फंडे पर भी काम कर रही हैं। वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर अपने पाले में करने का प्रयास कर रही हैं और इसी के जरिए बिहार की चुनावी वैतरणी को पार करना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने अब तक 2 बार जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें ज्यादातर पीडीए समाज के लोग हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि पीडीए फॉर्मूले से प्रशांत किशोर अपनी जीत सुनिश्चित कर सकेंगे या फिर वो आरजेडी और एनडीए के वोटों में सेंध लगाएंगे। रिपोर्ट देखिए। सियासी दंगल में प्रशांत किशोर की एंट्री तूफान की तरह हुई है। वो तूफान जो कई पार्टियों का खेल बिगाड़ सकता है। तो पीके ने चुनावी रण में अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पीके की जन सुराज की दोनों लिस्ट परंपरागत जातीय राजनीति की जड़ों में सेंध लगाती दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर ने अपनी दोनों ही लिस्ट में पीडीए वाला दांव खेला है। प्रशांत किशोर ने पीडीए वाली राजनीति का ताना बाना बुनना बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। पीके ने राज्य भर में पदयात्रा की और पदयात्रा में अक्सर वो पीडीए को टारगेट करते रहे। पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों में से 17 अति पिछड़ा, 11 ओबीसी, 9 सवर्ण, 7 एससी और 7 मुसलमानों को टिकट दिया गया। दूसरी लिस्ट में 14 सुरक्षित और 46 सामान्य सीटों का ऐलान किया गया। इस लिस्ट में 14 अति पिछड़ा, 18 एससी, 1 अनुसूचित जनजाति, 10 ईबीसी और 4 मुसलमानों को टिकट मिला है। प्रशांत किशोर ने एक सामान्य श्रेणी की हरनौत सीट पर अनुसूचित जाति के प्रत्याशी कमलेश पासवान को टिकट दिया है। पहली लिस्ट की तरह ही दूसरी लिस्ट में भी प्रोफेशनल, शिक्षित और राजनीति से दूर रहे कई चेहरों को मौका दिया गया है। सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल और उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों पर भी फोकस रहा है। 116 नाम जो जारी हुए उसमें 25 रिजर्व हुआ। 91 सीट जो जनरल कैटेगरी की जारी हो रही है उसमें 31 ईबीसी समाज के लोग हैं, 21 ओबीसी समाज के लोग हैं और उसके बाद
21 इसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं। पीके की पीडी वाली राजनीति कई पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। जेडीयू परिवार ईबीसी नीतीश का कट्टर वोट बैंक है। ईबीसी ने लंबे समय से नीतीश को राजनीति में बनाए रखा है। जनसुराज से ईबीसी को बड़ी संख्या में टिकट मिलने से नीतीश की राजनीतिक नींव कमजोर होगी। आरजेडी को चुनौती। आरजेडी के मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं पीके। प्रशांत किशोर ने अब तक 21 मुसलमानों को टिकट दिया है, यानी पीके मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। जनसुराज की इस रणनीति से आरजेडी को सीधी चुनौती मिलेगी। एलजेपी की काटेंगे वोट। चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर के निशाने पर है। पासवान बिरादरी के लोगों को भी भरपूर टिकट दिया जा रहा है। पासवान बिरादरी के वोट दो भागों में बंटने से चिराग को भारी नुकसान हो सकता है। एक तरफ प्रशांत किशोर की जाति वाली राजनीति है, तो वहीं दूसरी ओर विकास, उन्नति और तरक्की की राजनीति। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार की जनता फिर जातियों की राजनीति पर वोट देगी या विकास और तरक्की को चुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको बिहार की जनता का मूड। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 1-2 दिन में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। इंडी के घटक दलों में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस नेताओं से बैठक में नहीं बनी बात, ऐसा लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया कि 1-2 दिनों में सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि आज बातचीत हुई, तो क्या बातचीत हुई और कितने सीटों को लेकर बातचीत हुई, सहमति कितने पर बनी, असहमति कितने पर बनी, इन सब के इधर तेजस्वी यादव आज पटना लौट गए हैं और तेजस्वी यादव की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम 1-8 दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। बीजेपी जेडीयू बराबर। देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाए, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने ना, हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तेजस्वी यादव को सुना आपने, जो कि कह रहे कि 1-2 दिनों में सीटों का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। हालांकि बात बिहार की, बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है। सभी दलों की ओर से लुभावने वादों की बारिश की जा रही है, लेकिन जनता का मूड क्या कहता है, जनता किसके साथ है और जनता क्या चाहती है, दिखाते हैं आपको। बक्सर से पूछता है बिहार। कोई टक्कर नहीं है, एनडीए सरकार 200 पार। यही किला मैदान पे मर्डर हो जाता था। कम से कम आज तो ये नहीं ना है, हम लोग आज तो सांझ से 12 बजे यही किला मैदान में बैठते हैं 12 बजे। तो महागठबंधन है, इसके पास कोई विजन नहीं है, इसका कोई मोटो नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आज हम पहुंचे हैं बक्सर। बक्सर में भी लड़ाई बीजेपी वर्सेस आरजेडी, और चूंकि 4 विधानसभा सीटें हैं तो बक्सर को लेकर भी जोर आजमाइश है। बक्सर की जनता क्या कह रही है ये समझने की कोशिश करेंगे। एक बार आप लोग तालियां बजाकर दिखाइए कितना उत्साह है जनता में। बक्सर की जनता में कितना उत्साह है चुनाव को लेकर। उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है, एकदम तैयार है। एनडीए सरकार कोई टक्कर नहीं है, एनडीए सरकार 200 पार। क्या एनडीए सरकार 200 पार? नहीं, ये 400 पार भी लोकसभा भी कह रहे थे। इस बार महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। ठीक है, 400 पार हम लोग देख लिए, पूरे भारत के लोग देख लिए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया, सड़कें बनवाई, गरीब का घर बनवाया, गरीब को आयुष्मान दिया। उस उत्साह में, अपने किए के मेहनताना में, हमने उत्साह में कहा 400 पार।
लेकिन कुछ ऐसा खिलाड़ी थे कि जाके गरीब को समझाए कि नहीं जानते हो 378 को सीट आएगा तो संविधान बदल दिया जाएगा। बेचारा भोला भाला गरीब कंफ्यूज हो गया कि लग रहा है कि संविधान। इस बार आप कह रहे हैं 200 पार, कितना पार इसी आ रहा हूँ यही। इसीलिए मैं इसको कहता हूँ 3 तसियागिरी मित्र को बुरा लग जाता है। हम जिन्होंने इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया, इमरजेंसी लगाया, उन्होंने हमको कहा कि हम लोकतंत्र के विरोधी हैं। दावा नेताओं के दावे हो गए, अब चलिए युवाओं से। कोई भी सरकार हो, 4 मुद्दे पर बात कीजिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर। शिक्षा, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, ये 4 ठीक। इस मुद्दे पर जो भी पार्टी बात करती है हम उसको मानते हैं, हम अपना बहुमत उसको देंगे। कौन पार्टी इस पर 4 मुद्दे पर कौन पार्टी बनी? हाँ, रहा शासन व्यवस्था के बाद तो यही लालू के सरकार में स्टेशन से आने में 7 बजे शाम में लोग नहीं आते थे, यही किला मैदान पे मर्डर हो जाता था। कम से कम आज तो ये नहीं ना है, हम लोग आज तो सांझ से 12 बजे यही किला मैदान में बैठते हैं। 12 बजे लालू के राज में 5 बजे किला मैदान में कोई नहीं आता। बड़े बुजुर्ग हैं, ये तो दौर देखे होंगे, आपने दौर देखा होगा। मैं अवकाश प्राप्त एक शिक्षक हूं और एनडी के सरकार जो महागठबंधन है इसके पास कोई विजन नहीं है, इसका कोई मोटो नहीं है, इसको देश के विकास करने का समझता है, इसके पास कुछ नहीं है। हमारे सम्मान आदरणीय मोदी जी के पास एक विजन है, वो देश को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं और उन्होंने जिस तरह की जो अपनी बात को बना रखी है, महागठबंधन के पास एक सूत्री कार्यक्रम है, ये न किसी प्रकार से मोदी सरकार को विध्वस्त। अच्छा, पेंशन आ रहा है 1100 रुपए? हाँ, 1100 रुपए आ रहा है, आ रहा है अकाउंट में। देखिए बाबा का क्रेडिट हो रहा है 1100 रुपए आ रहा है। लेकिन आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि हम घोषणा किए तो ये कॉपी कर दी। आरजेडी वाले के तो खाली जो है ना झूठ मूठ के बोल करके झूठ, कुछ भी है, झूठे बोलना काम है। एक ही उनके पास काम है, जितना झूठ बोलो और जितने जनता को जो है ना बरगलाओ, बस इतना ही काम रह गया। बुजुर्ग कह रहे हैं, जनता कह रही है। मेरे अभिभावक हैं, उन्होंने कहा कि मैं सेवानिवृत्त हूँ। जनाब, आप सेवानिवृत्त हैं तो आपको पेंशन मिलता होगा, लेकिन यही भाजपा सरकार 2004 के बाद पेंशन भी बंद कर दी। आपका बेटा रिटायर करेगा चाचा जी तो पेंशन नहीं मिलेगा। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद रात के, यहाँ तो दिन में हॉस्पिटल में घुस के गोली मार देते हैं और उसके बाद लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। अगर सुशासन की सरकार है तो ऐसी सरकार की सरकार नहीं चाहिए। बात पेंशन की नहीं है, बात पेंशन की नहीं है। कितना बिहार में फैक्ट्री आप दिए हैं, 20 साल शासन किया ना नीतीश बाबू जी। नीतीश बाबू 20 साल शासन करने के बाद कितना फैक्ट्री दिए हैं बिहार में, एक बात याद रखिए। कौन दिया? लालू जी दिए? लालू जी भी नहीं दिए। कौन दिया? बिहार के चीनी मिल भी आज तक बंद रहा। अच्छा, नहीं बंद करा। लालू यादव को इसीलिए ना भगा गया, लालू यादव को इसीलिए जो युवा हित का बात करेंगे। हमारे मित्र को नहीं पता है, आज मेरा बक्सर बिहार का 2nd लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट बन गया। नवानगर कोको कोला आया है, पेप्सी आया है, इथेनॉल आया है। तेजस्वी जी से आग्रह है, उनकी बहन डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, सबसे पहले उनको नौकरी लगा दें तो मैं बहुत खुशी मिलेगी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।